स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई, एसी की होगी, ईसी की, और कैंडिडेट्स जो है फाइनल किए जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। कल यानी जुमे के रोज जम्मू में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है, जहां पार्टी के लीडर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर भी गौर किया जाएगा, चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। लेकिन इस बीच कई अहम सवाल हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में इंडी ब्लॉक मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में नजर आएगा, क्योंकि अभी तक इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। एक और अहम सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी अनंतनाग राजौरी सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जहां इंडी ब्लॉक में ही कई दावेदार हैं। कुल मिलाकर यह चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात में क्या खुद को साबित कर पाएगी, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई, एसी की होगी, ईसी की, और कैंडिडेट्स जो है फाइनल किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी अब लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां सभी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी तरह अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनावी जो मुहिम है उसे एक तरह से आगे बढ़ा रही है। कल जम्मू में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें खुद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर वकार रसूल वानी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में जो उम्मीदवार है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नाम एक तरह से फाइनलाइज किए जाएंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इंडी ब्लॉक के साथ कांग्रेस जाती है तो फिर क्या कुछ सूरत हाल होगी, कांग्रेस के हिस्से में कितने उम्मीदवार आते हैं, कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की, और अगर आप लद्दाख की सीट भी मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं। और इन 6 सीटों में कांग्रेस को इंडी ब्लॉक अगर यहां पर लड़ता है तो, क्योंकि अभी तक इंडी ब्लॉक की ही तस्वीर साफ नहीं है, अभी तक इंडी ब्लॉक में ही सीट शेयरिंग का मामला एक तरह से लटका हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस कितनी सीटों पर जगह पाएगी। और अगर इंडी ब्लॉक में बात नहीं बनती है, साथ मिलकर ये तमाम पार्टियां ये ब्लॉक नहीं लड़ता है, तो फिर कांग्रेस कहां से कौन कौन से कांग्रेस के चेहरे होंगे जो एक तरह से मैदान में उतर सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं। सुहेल काजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरे साथ नजीब खान है जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीब खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सुहेल काजमी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सुहेल काजमी साहब, जम्मू कश्मीर में अब जब चुनाव की बात होती है तो जम्मू कश्मीर का सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल चुका है। सियासी तस्वीर काफी बदली हुई है। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो फिर एनडी ब्लॉक का मामला सामने आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस एनडी ब्लॉक के साथ है। और लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी इंडिया ब्लॉक की तस्वीर भी बहुत हद तक साफ नहीं है। इस बीच कल जम्मू में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बहुत अहम बैठक होने वाली है। किस तरह से इस तमाम सिनेरियो को देखा जाए कांग्रेस के हक में? देखिए सर, कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक है, उनका जो अलायंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनता दिख रहा है, और वो एज पर द इंडिया ब्लॉक उन्हीं का अलायंस बनना चाहिए। लेकिन अब चूंकि छोटी यूनियन टेरिटरी है, और कुल मिला के जैसे आपने कहा कि कुल मिला के 5 सीटें हैं। पहले के दौर में ये 5 सीटें ऐसी थी, 3 कश्मीर में होती थी और 2 जम्मू में। अब 2 जम्मू में है, 2 कश्मीर में है, और एक ढाई सीट है जिसको हम पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इसमें वोट बैंक आधा कश्मीर में, आधा जम्मू मतलब में। अब ढाई सीटें हैं, ये कह लिया जाए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जी, ढाई का मतलब आधी अनंतनाग, आधा राजौरी, तो ढाई होगी। तो वोट बैंक उस टाइप का है।
तो अब आप देखिए कि अगर तो अलायंस में ये इलेक्शन लड़ते, देखिए जम्मू कश्मीर का जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो वोट बैंक है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो आज तक का काम करने का इलेक्शंस में रहा, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक रहा। तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठी अलायंस में इलेक्शन लड़ेगी तो वो नामुमकिन सी बात दिखती है। और अगर वो अलायंस में इलेक्शन लड़ती हैं तो फायदा हो सकता है बारामुल्ला की सीट पे। अगर बारामुल्ला पे अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ती हैं तो वहां जो बाकी गुट हैं, जिसको हम पीसी बोलते हैं, अपनी पार्टी बोलते हैं, इंजीनियर रशीद बोलते हैं, वो इकट्ठे होके मुझे लगता है एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे उस सीट पे, और वो सीट वो निकाल भी सकते हैं अगर इनका अलायंस नहीं बनता है। तो अलायंस अब देखना है कि किस तरह से ये कल जो कांग्रेस की जो मीटिंग होगी उसका रद्द अमल क्या आता है। लेकिन मोटे तौर पे ये है कि जो रीजनल पार्टीज है वो पार्लियामेंट की इलेक्शन अपने अपने कंधों पे लड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और उसी की परफॉर्मेंस में भी देखा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पिछली बार 3 सीटें निकाल सकती है तो इस बार भी उनका जो वोट बैंक है वो कोशिश करेंगे कि वो 3 सीटों पे अकेले इलेक्शन लड़े। तो ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है ये बड़ी एक आने वाले दिनों में एक बड़ा एक रोमांचक सीन आपके सामने आएगा, और फिर पता चलेगा कि बिल्कुल। किस तरह लेकिन से कौन सा तस्वीर इंडिया ब्लॉक में है या सोहेल नहीं काज़मी है, साहब, या तस्वीर PDP बड़ी में पेचीदा है है। कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल काज़मी साहब, तस्वीर बड़ी पेचीदा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में अगर बात बनती है तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस और कुछ और छोटी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, वो एक साथ मिलकर आएंगी बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन आप देखिए कि इन पार्टियों के अलावा इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के अलावा आप देखिए फिर अपनी पार्टी है जिसका आप तस्करा कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद साहब की डीपीएपी है जो कांग्रेस का ही हिस्सा है। तो ऐसे में ये तस्वीर और पेचीदा हो जाती है सोहेल काज़मी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए गुलाम नबी आजाद अगर कठुआ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं तो इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है जो उनके लिए बेहतर हो सकती है, और अगर उनको कोई और सपोर्ट करता है तो और बेहतर हो सकती है। वो ये सीट निकाल सकते हैं कठुआ और ये भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट। अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इलेक्शन उन्होंने भी कहा है, जो मेरी बातचीत उनसे होती है, कि इलेक्शन वो लड़ेंगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पे सारी, नहीं तो मैक्सिमम पे लड़ेंगे। तो किसके साथ उनका भी अलायंस होता है या इंडिपेंडेंटली वो लड़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, महबूबा जी चाहती होंगी कि पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्वाइंट कैंडिडेट बन के वो इलेक्शन लड़े। उसी के बरक्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो चाहती है कि मियां अल्ताफ वहां से इलेक्शन लड़े, क्योंकि पहाड़ी और गुजरों का आपको पता है पीर पंचाल में और उस बेल्ट में क्या पॉलिटिक्स चलती है। तो ये सब समीकरण आने वाले दिनों में, अभी तो पक्की तरह से डेट्स अनाउंस जब होती हैं तो उसके बाद अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी उमरा पे गए हुए, वो भी वापस आएंगे। कल कांग्रेस की जो मीटिंग है वो भी, उसका रद्द अमल भी आपके सामने आएगा। तो सब कंफ्यूजन पड़ा हुआ है और सारे परेशान हैं कि किस तरह से, किसके साथ और किस तरह से इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन को हैंडल किया जाए, क्योंकि ओवरऑल जो सीन है जम्मू कश्मीर का 4-5 सालों से इलेक्शंस के वसादत से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो नए तरह से तरीके से इसको शुरुआत की जाएगी, और उसमें यानी जम्मू कश्मीर के बारे में सोहेल काज़मी साहब हम कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाला यहां पर मामला है। लोकसभा की 5 सीटें हैं और 1 दर्जन से ज्यादा यहां पर जो उम्मीदवार हैं और पार्टियां हैं जो अपना अपना दावा अलग अलग सीटों पर एक तरह से करेंगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान अभिजीत जसरोटिया जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं नजीब खान जी, मेरी आवाज नजीब साहब आ रही है आप तक? आ रही है जी आ रही है जी। नजीब साहब, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में इंडी ब्लॉक या इंडिया ब्लॉक की जो तस्वीर है बहुत हद तक साफ नहीं है, और इस बीच आप देखिए कल जम्मू में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जहां पर आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का एक तरह से जायजा लेगी पूरे तौर से। किस तरह से इसे आप देखते हैं? देखिए जी, अभी तो किसी स्टेट में साफ नहीं है, इट्स नॉट जम्मू कश्मीर ओनली, अभी तो बाकी स्टेट में भी पेंडिंग है, और हमारी स्टेट बहुत छोटी है जी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। 5-6 सीटें हैं, 5 यहाँ, 1 लद्दाख की जी। जब भी हमारी लीडरशिप बैठेगी आपस में, बड़ी लीडरशिप,
छोटे छोटे लीडर्स तो अपने अपने हिसाब से बयान तो देते ही रहते हैं। This is a bargaining chip होता है चुनाव में सबके वक्त पास। कहां बचा है? अभी तक आपकी लीडरशिप बैठी नहीं है और बीजेपी ने तो पूरे जम्मू कश्मीर में अपने कार्यालय भी खोल दिए, अपने ऑफिस खोल दिए, काम शुरू कर दिया है। आप मेरी बात देखिए, कार्यालय खोलने से कुछ नहीं होता। हम लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर ही लेते हैं। हमारी सब पार्टियां अलग अलग काम कर लेते हैं। बाकी ये दावादारी करना किसी को, हर एक के हक में है, कोई भी कर सकता है दावादारी। हम भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है। उस वक्त हम देखेंगे विनेबल, जो हमारी विनेबल कैंडिडेट होंगे उस वक्त हम उसका चयन करेंगे। और ये चीजें हम छोटे छोटे लीडर्स के तकती नहीं है, ये बड़े लीडर्स है। अभी तो ये तो बहुत छोटी स्टेट है, ये तो बहुत, और हमारे लिए जरूरी है, अलायंस होना बहुत जरूरी है। आपने देखा यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हो गई 2019 के बाद, कैसे गैर कानूनी। दिस इज फॉर द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बालादस्ती के लिए इलेक्शन है। ये इलेक्शन इतना इजी नहीं है, वो जो पुराना किस्म के इलेक्शन थे ये नहीं वैसा है। हमें सबको पता है कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है। वी कांट लीव इट, हम नहीं छोड़ सकते हैं। और आप देखिए आगे आगे चलिए। बाकी ये हुआ कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ऑफिस खोल दिया। ऑफिस खोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक होता है अपना अपना तरीका होता है। नजीब हम भी साहब, अपने फील्ड में नहीं, मैं बिल्कुल देखिए पूरी ईमानदारी से आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि 5-7 साल पहले, 10 साल पहले क्या कश्मीर के आउटस्कर्ट्स में या कश्मीर में, या मैं कह रहा हूं श्रीनगर आप ले लीजिए, बीजेपी का क्या कोई नाम लेवा वहां पर था? अब आप कश्मीर की कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर बीजेपी के कारकुन ना हो, जहां पर बीजेपी के मेंबर्स ना हो। तो जो सच्चाई है उसे तो कम से कम मानिए आप। मेरी बात से, एक वक्त तक कांग्रेस का भी नाम नहीं था यहाँ पर। एक वक्त हो गया बीजेपी से पॉलिटिकल पार्टी एंड बिग पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप ये नहीं मान के चलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, फिर हम वी आर लिविंग द फूल्स पैराडाइज। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इनरोड तो करेंगे। उनके पास पावर है। ये वही बीजेपी है जिसका पार्लियामेंट में एक मेंबर होता था। 10 साल से सरकार है। ये वही बीजेपी है। आप क्यों बोल रहे हैं नजीब साहब? मैं कहां बोल रहा हूं कि जी अरे मैंने कहा कि उनको हक नहीं है। अगर उनके पास हक है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहां है, मैंने कहा बोला? मैंने बोला बीजेपी का भी हक है इनरोड करने का, वो आगे हैं उसमें कभी, और उनके पास पावर है। पावर इटसेल्फ वो ऐसा यूनाइटेड फैक्टर होता है। आप देखिए बीजेपी के पास इतने भी अलायंस है, एक अलायंस भी बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये पावर उनको यूनाइट करता है। जब ये अलायंस में होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं, अपोजिशन में राइट टेक्स लिटिल बिट हार्ड बार्गेनिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है थोड़ा अलायंस होने में। ऐसी बात नहीं है कि हमें अलायंस नहीं करना है, हम भी चाहते हैं अलायंस, और सारे चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी सारे चाहते हैं अलायंस। और वक्त आने पे आपको खुद पता लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। आप मिलकर लड़ेंगे। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक मजबूती से लड़ेगा नजीब साहब? बिल्कुल ये जरूरत है। चलिए ठीक है। अभिजीत जसरोटिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिजीत जसरोटिया जी, देखिए कांग्रेस की कल बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें अपने उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से नजीब साहब पीडीपी के बहुत जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक बीजेपी के अगेंस्ट यहां पर पूरी मजबूती से एक तरह से खड़ा होगा। अबू हुरैरा जी, ऐसा है कि देखिए, जब ये इंडिया अलायंस बनाई था तभी मैंने कह दिया था कि देखिए इनका ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना कोई कॉमन एजेंडा है। केवल बस वन पॉइंट एजेंडा के साथ ये लोग आए हैं कि वो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए। इनके पास कोई ऐसा कोई देश को आगे लेकर जाने जम्मू का कश्मीर में या कोई और जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो उनका तो एजेंडा भी था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था, सब कुछ था, फिर भी नहीं चला पाए थे आप लोग। नहीं, देखें उसमें तो कोई बात नहीं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना, कॉमन एजेंडा भी बना, लेकिन हमारे जो मूलभूत सिद्धांत थे उन पे हमने किसी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी चीजों को लेकर चले, और जब तक हमें लगा कि चलना था ठीक है। जब हमें लगा कि देश की आज जिसके आन बान शान पे बात आ रही है तो उस समय हमने पावर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। हमें लगता नहीं कि हम कुर्सी के लिए ये सब कुछ करते हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम होता है और देश के ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां पर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर का तो एक लिटमस टेस्ट हो चुका है जो पूरे हिंदुस्तान को पता है। जहां यहां पर एक गुपकार अलायंस बना था जिसमें यही सभी पार्टियां थी जो जम्मू कश्मीर की जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, इनके साथ बाकी सब भी थे, कुछ नेशनल पार्टीज वाले भी थे, जिन्होंने वहां पर गुपकार के गलियारों में
चाय की चुस्कियों में एक दूसरे के साथ कस्में वादे लिए कि हम निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे, और जब कैंडिडेट प्लेस करने की बात आई तो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट प्लेस किए। और अबू हुरैरा जी, उसमें सबसे बड़ी बात जो विडंबना देखिए क्या रही कि इन सब के इकट्ठे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका कॉमन एजेंडा नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, केवल और केवल सत्ता पाना ही आपका अगर एक मकसद है, तो इसमें आप कामयाब नहीं होते। तभी आप देखिए इस डूबती हुई किश्ती से सबसे पहले नीतीश बाबू ने, फिर ममता जी ने, आहिस्ता आहिस्ता करते सभी ने छलांग लगा दी। अब ये किश्ती पहुंची है डल में, अब देखते हैं ये कितनी देर तक रहती है, डल में रहती है, दलदल में रहती है, ये पता नजीब साहब लगेगा। आपका जवाब दे रहे हैं। नजीब खान जी, अब जिस तरह जसरोटिया जी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक तो अब कमजोर होता जा रहा है, नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, तो अब एक तरह से टूट रहा है, तो कांग्रेस में कैसे मजबूती होगी इंडिया ब्लॉक के अंदर? देखिए जी, आप ये मान के चलिए, जी जी नहीं, आप ये मान के चलिए कि जो लोग अलग हो रहे हैं उनका अपना एजेंडा हो सकता है। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बड़ी एजेंसीज इसमें यूज होती है। आप देखिए ईडीज वगैरह होती है, सीबीआई होते हैं, कितनी प्रेशराइज हो रहे हैं। जिस तरह जो नीतीश साहब जो यहां से चले गए इंडिया अलायंस से, उनका अपना कुछ होगा। बिहार के देख के जो आगे उनका असेंबली इलेक्शन है वो देख के उन्होंने फैसला किया होगा। इंडिया अलायंस तो एक कोई किसी के जाने से कमजोर नहीं होता। इंडिया अलायंस को पता है कि हमें किस लिए इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन ये नहीं है ये बोल रहे हैं कि एजेंडा नहीं है, एजेंडा है, हमें कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन लड़ना है। ये वो नहीं है। मोदी साहब एक वक्त बोल रहा था कि इलेक्शन जीतने हारने के लिए, मगर वो एक वक्त उन्होंने बोला वी हैव टू पुनिश द गवर्नमेंट। ये मोदी साहब के वर्ड्स थे, वी हैव आल्सो पुनिश द गवर्नमेंट। एक वक्त मोदी साहब ने ये खुद बोला है। इलेक्शन तो लोग जीतना हारने के लिए लड़ते हैं, मगर ये इलेक्शन हम यकीन मानिए कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं हम। नहीं, लेकिन ये नहीं है कि हम नजीब खान जी, अब ये भी मानना होगा कि बीजेपी पहली की तरफ कमजोर जम्मू कश्मीर में नहीं रही है। मैं तो कहूंगा कि जम्मू में तो बीजेपी मजबूत थी, अब कांग्रेस में और माफ कीजिएगा वैली में भी अब बीजेपी मजबूत हो गई है। और जिस तरह से अभी यहां पर सुहेल काजमी साहब कह रहे थे कि 2.5 सीटें हैं कश्मीर और जम्मू में, अब तो उस तरह से तो बीजेपी की मजबूती और बढ़ गई है एक तरह से। तो पहली की तरह से कमजोर बीजेपी नहीं है, आप उसे अभी भी हल्के में ले रहे हैं। अगर बीजेपी इतनी ताकतवर होती तो असेंबली इलेक्शन कब के हो चुके होते। अब ये देखिए बीजेपी के हालात देखिए कि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से वो भी डिफर कर दिए, पंचायती इलेक्शन वो भी डिफर कर दिए। जसरोटिया जी, आप जवाब दे सकते हैं, जवाब साथ में देते चलें जी। हमने रिट्राइंग लगा कि पंच सरपंच के चुनाव जो है उससे बाइकआउट कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई पंच सरपंच कोई किसी दूर दराज एरिया से उठकर आकर गुपकार के गलियारों में पहुंच जाए तो इनके उस परिवारवाद का क्या होगा। और हमें पता है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस चुनावों की आप बात कर रहे हैं, पिछले चुनावों में अगर आप कश्मीर के ही उठाकर देखेंगे तो एक जो नई पार्टी आई है अपनी पार्टी, उसका वोट बैंक आपकी पार्टी से भी ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि नए एवेन्यूज और नए लोग भी वहां पर आ चुके हैं। तो अकेले जो आपकी पुरानी साहब जब हमने करती थी उसमें बड़ी मुश्किल हो चुकी है। आप समझिए एक बात को, नजीब खान साहब को जरूर समझे एक स्ट्रक्चर क्या होता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी का जो मंदिर, डेमोक्रेसी की जो मस्जिद खड़ी होती है, उसकी जो नींव होती है ना, नींव सुनिए नजीब खान साहब, उसकी जो नींव होती है पंच सरपंच, उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी होती है बीडीसी डीडीसी की दीवारें खड़ी होती है, फिर उसके ऊपर एमएलए की छत डलती है। आपने तो आज तक हवा में ही दीवारें बनाई और हवा में ही छतें चलाई, तो वो टाइम अब बदल चुका है, अब चीजें बदल चुकी है। और जिस जमाने में आपके लोग जीता करते थे 5,000 वोट लेकर, आज उसके लिए लाखों वोट लेना पड़ेंगे। डीडीसी ने आपके जीते हुए एमएलए और मंत्रियों से ज्यादा डीडीसी ने वोट लिए हैं, तो मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना अब। अरे जसरोटिया साहब, जब हमने बॉयकॉट किया ना, आपका एक कॉर्पोरेटर 6 वोट से जीता है, दूसरा कॉर्पोरेटर 42 वोट से जीता है। आप बताइए, आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके पास इतनी कैपेसिटी थी। आप मुझे बताएं, आप 6 लोगों को बाहर निकाल सके। आप मुझे बताइए जसरोटिया साहब, अगर आपकी पार्टी में इतनी ताकत थी, 6 लोग से ज्यादा क्यों बॉयकॉट किया कि कहीं गांव से कोई हमने बॉयकॉट करके दिखाया। ये नेसेसरी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, ये नेसेसरी नहीं है, वोट ही सबके डिसाइड करता है। हमने ये दिखाया कि हमारे बगैर इलेक्शन चाहते थे कि सत्ता कहीं से मुफ्ती परिवार से बाहर निकल जाए। आप मुझे बताइए जसरोटिया साहब, 6 वोट लिए थे टाइम में भी ऑफ द मुफ्ती बाय द मुफ्ती चलनी है। आप मुझे बताएं
आप लोग ने 6 वोट लिए थे, एक ने 6 वोट लिए थे, दूसरे 42 वोट। हमने बाइकआउट करके भी अपने देखिए, हम जब बीडीसी इलेक्शन में आ गए, जब बीडीसी इलेक्शन हमने लड़ा, उसके बाद देखिए हमारी परसेंटेज ऑफ वोट क्या होगी। और आप लोगों की, आप वही 6 लोग लेके अभी भी हो, और अभी भी 6 लोग निकाल सकते हो घर से। हम, ये हमारा दम है, हमारी पॉलिटिकल वर्कर्स का दम है, जिन्होंने 10,000 लोग शहीद हो गए। सरपंच बनाना मुश्किल है जनाब, बिजबेहड़ा में भी 5 सरपंच जीतना मुश्किल है। आज आपका वो हाल हो चुका, आपकी पार्टी कहां सिकुड़ गई है। अरे किसकी बात बोल रहे हैं आप जसवंतिया साहब? आप मुझे बोलिए कि नहीं, 6 वोट से जीते कि नहीं? क्या बात करते हो, कहां हवा में रहे हो? देखिए जसवंतिया साहब, हम इलेक्शन में नहीं आए, अरे माना मैंने, हम इलेक्शन में नहीं आए, मगर आप मुझे बताइए कितनी परसेंटेज थी जब आप आते हैं? एक आम इंसान का हक बनता, आप क्यों नहीं आए? आपने पंचों सरपंचों का हक छीना, क्यों नहीं आए आप? उसमें क्या कारण था? परिवारवाद? अरे आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं अब इतने लोग निकल रहे हैं, अब अरे ये हमारी वजह से निकल रहे हैं। जब हम इसमें आएंगे तब लोग निकलेंगे, बीजेपी के वाले नहीं लगा सकते। पीडीसी, अरे देश, अगर आप पॉलिटिकल ठीक है, मैं सुहेल काजमी साहब, देखिए आप लोग को बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं क्योंकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े नहीं किसी वजह से, ठीक है, शायद हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी जुड़ रहे हैं। मैं सुहेल काजमी साहब, लेकिन जिस तरह के जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर सियासत का, बहुत एक तरह से बदला हुआ है, ऐसे में जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी जगह एक तरह से बनाने के लिए अब कांग्रेस की जो सियासत है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कुछ चीजों पे इनडिसाइसिव है, क्योंकि जो ओवरऑल रोल इस वक्त जो कांग्रेस का पूरे भारत की बाकी स्टेटों में है, और जिस तरह की अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए वो नहीं है, इतनी मजबूती नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और इंडिया ब्लॉक में भी जिस तरह की दरारें बनने के साथ साथ ही जो टूटना शुरू होगी, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, ममता है, दूसरा है, तीसरा है, और साथ में क्योंकि जम्मू कश्मीर एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ उसका इम्पैक्ट उतना तो नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी अपनी सहमति जम्मू कश्मीर में नहीं बनती है। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस होंगी सर, वो एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स खोलेंगी, एक नया रोड मैप जम्मू कश्मीर में खुलेगा। और क्योंकि अब सब चीजें जो है एक नए आयाम से शुरू हो रही हैं, आर्टिकल 370 नहीं रहा, 35A नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गई। अब जो इनके मैनिफेस्टोज हैं वो भी अब मुझे लगता है वो बेबुनियाद हो चुके हैं। नए मैनिफेस्टोज को रीजनल पार्टीज को लाना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, 5 सीटें हैं, ढाई कश्मीर में, 2.5 जम्मू में, तो उन चीजों को देखते हुए टाइम फ्रेम भी अब उतना नहीं रहेगा। जब भी अनाउंसमेंट होती है तो यही 2 महीने रहेंगे। तो ये सब एक जो है नया आयाम जो है, सियासी आयाम जिसको हम बोलते हैं, और वो ट्रेंड सेट करेगा। ये पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ट्रेंड सेटर होगी असेंबली इलेक्शंस के लिए। और जैसे कि आपने देखा होगा, आप पंचायत इलेक्शन में कुछ रीजनल पार्टीज ने बाइकआउट किया, फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए और बाद में उनको फेलिसिटेट करते रहे। तो ये डिक्टोरल सिस्टम से जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में होती रही है, या कुछ 1-2 मुद्दों पे हमेशा सियासत होती रही है, वो सब बदल चुके हैं। बिल्कुल, यानी हालात काफी बदले हुए और कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। मेरे साथ क्योंकि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जगदीश जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे सीधे आपके पास आऊंगा। कल बहुत अहम जम्मू में कांग्रेस की बैठक होने वाली, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्या कुछ इसमें तय होगा? और आने वाले चुनाव में क्या आपको नहीं लग रहा है कि तैयारियां आप लोगों ने देर से थोड़ा शुरू की हैं? आभार अबू हमेजा साहब आपका, और मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और इसके साथ साथ सोहेल काजमी साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, बड़े बाकमाल अखबार नवीस हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें रखी हैं जी। तो जहां तक बैठक का सवाल है, मैं बिल्कुल बड़ी साफगोई से कह दूं कि मुकम्मल तैयारी के साथ पार्टी जो है वो मैदान में है, चुनावी दंगल में है। और कल बड़ी अहम तरीन चर्चा रहेगी उन तमाम मुद्दों पर, जैसे कि काजमी साहब ने कहा कि नया घोषणा पत्र चाहिए होगा, या पहले के जो मुद्दे हैं वो अब हाशिए पर है। तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस की बड़ी पैनी नजर है, चूंकि वी आर वर्किंग वेरी पेनिट्रेटली, वेरी कंप्रीहेंसिवली इन द ग्राउंड, एट द ग्राउंड, अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम बातें हैं, चाहे वो बात जनहित की जुड़े हुए मुद्दों की हो, चाहे वो बात 1.5 लाख से ज्यादा डेली वेजर्स की हो, प्रॉपर्टी टैक्स से तमाम, लेकिन अभी इंडिया ब्लॉक में तो बात नहीं बन पाई। देखिए, अब समय बहुत कम बचा है, 2 महीने का वक्त, जिस तरह से काजमी साहब भी बता रहे थे, 2 महीने का वक्त चुनाव में बचा, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक में बात आप लोगों में नहीं बन पाई है।
नहीं, देखिए, ये आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं, जरा मुझे बताइए। अभी कारगिल हिल के चुनाव हुए और आपने देखा इसी गठबंधन के बैनर तले पार्टी ने एक क्लीन स्वीप किया, महज 2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। तो ये बताता है कि गठबंधन में किसी तरीके की तो कोई बीजेपी जहां जीरो थी वहां पर उसने गेन ही किया था ना, उसका लॉस तो नहीं हुआ। बिल्कुल किया है, लेकिन बीजेपी हार जरूर गई, लेकिन उसने गेन किया था वहां पर, उसका लॉस नहीं हुआ था। हम जैसा ऐसा नहीं है। चुनावी परिणाम इस बात के द्योतक है कि बहुत बढ़िया तरीके का रिजल्ट वहां पर जो है उस गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने के बाद हासिल किया। बीजेपी को कैसे रोकेंगे? बीजेपी को कैसे रोकेंगे? देखिए, मकसद इंडिया ब्लॉक का तो बीजेपी को रोकना है, कैसे रोकेंगे? नहीं, हमारा मकसद लोगों को न्याय दिलवाना है। इस मौजूदा जो इस वक्त मरकज में बैठी सरकार है, जिस तरीके से सूरत हवाल बने हुए, उनसे न्याय दिलवाना है। और उस कोशिश में हम जो है वो जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। जसरोटिया जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, अब समय नहीं बचा है। जसरोटिया जी, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, बीजेपी से छुटकारा दिलाना, लोगों को इंसाफ दिलाना। देखिए जी, बहलाने को ख्याल अच्छा है, लेकिन बात यह है कि न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले देश के लोगों से अन्याय ना करें। जो न्याय की आपने जो यात्रा शुरू की हुई है, वो अरुणाचल में तो आप लोग गए नहीं, क्योंकि वो अब मेरे ख्याल से कांग्रेस परोस चुकी है चाइना को। वो शुरू कहीं और से करती है। तो ये न्याय क्या दिलवाएं कि पहले अपने बेसिक्स कांग्रेस ठीक कर ले, तो मुझे लगता है जगदीप जी आप जवाब दे सकते हैं, समय नहीं बचा, अगर कुछ चाहे तो बोल सकते हैं। मणिपुर से शुरुआत की है, यही बताता है कि आखिर मणिपुर से जब ये शुरुआत हुई तो वो एक सवाल खड़ा करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारबिन से शब्द नहीं निकला मणिपुर को लेकर। देख लीजिए, देश के लोग न्याय खुद ही डिसाइड कर लेंगे आने वाले चुनावों में कि किसका न्याय है, किसका अन्याय। बोलिए आप इसको। मेरा ये मानना है, हम अगर इस चुनावी दंगल में उतरे हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। और ये इस देश की जनता बड़ी बाखूबी समझ रही है कि कैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। आज लोग परेशान हैं, हलकान हैं, और ये वक्त बताएगा। लोग बड़े खुश हैं, कांग्रेस जरूर परेशान है कि 3 डिजिट से हम 2 डिजिट पे आ गए, तो ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग शून्य पे आ जाए। तो कांग्रेस जरूर परेशान है, लोग बड़े अच्छे हैं। 18 बड़े बड़ी भी देखते हैं, ऊपर आ चुके हैं, लोग बड़े खुश हैं। आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, 3 डिजिट से 2 सिंगल डिजिट कांग्रेस ना रह जाए, आपकी परेशानी जरूर है। आम इंसान तरीका नहीं है जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं। इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। ये जनता है, अभिमान नहीं जनता तय करेगी कौन सत्तासीन होगा। आपकी तरह नहीं है कि पहले ही 50 साल या 25 साल का आप दावा करते फिरे। चंडीगढ़ में आपने क्या किया, सबने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा। किस तरीके से आपने, किस तरीके से आप जमहूरियत का कत्ल करने पर उतार हुए, ये लोगों ने देखा है। हमें अभिमान नहीं है। नहीं अभिजीत जी, ये तो कोई बात नहीं ना। चलिए ठीक है, देखिए अपने अपने दावे हैं, अपने अपने एक तरह से दावे हैं और अभी से दावे किए जा रहे हैं। अब चुनाव आ रहा है, पब्लिक देखेगी और आवाम के सामने भी तमाम चीजें होंगी। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीप सिंह जी, अभिजीत जसरोटिया जी, सुहेल काजमी साहब और नजीब खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।